नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हलचल मचाने वाला है। हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की। और ये सिर्फ आईपीसी का नया नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। इसे एक मामूली अपडेट समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब 160 साल पुराने एक सिस्टम को हटाकर एक नया ढांचा खड़ा किया गया है, और किसी भी नए ढांचे को समझने के लिए उसकी नींव को समझना सबसे जरूरी है। एकदम सही। और वही आज हमारा मिशन है। हमारे पास जो रिसर्च है वो बीएनएस के पहले अध्याय पर फोकस करती है, यानी धारा 1 से 3 तक। इसे ऐसा समझिए कि अगर बीएनएस एक विशाल इमारत है तो आज हम इसकी नींव की जांच कर रहे हैं। और यही नींव बताएगी कि इमारत कितनी मजबूत और आधुनिक है। हाँ, इसका मकसद साफ है। पुराने कानूनों को आज के हिसाब से ढालना, साइबर क्राइम जैसे नए खतरों से निपटना और इंसाफ के तरीके को और ज्यादा इंसानी बनाना। और ये नींव सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। नहीं। ये सीधे सीधे एक आम नागरिक के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर असर डालती है। आज की हमारी बातचीत इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेगी कि आखिर इस नए कानून की सोच क्या है। तो चलिए नींव के पहले पत्थर से शुरू करते हैं। धारा 1। ये कानून आखिर लागू कहाँ होता है, किस पर होता है और कब से? बहुत सीधे सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब में ही इस कानून का असली कैरेक्टर छिपा है। हाँ। सही कहा। तो इसका पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, और ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। यानी अब आईपीसी इतिहास है। हाँ, अब वो इतिहास है। लेकिन असली कहानी इसके दायरे में है, जिसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब कानून की पहुंच कहां तक है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे रिसर्च में एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी सामने आती है। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में बैठकर मुंबई के किसी बैंक सर्वर को हैक करता है। अब वो तो भारत की जमीन पर है ही नहीं। क्या बीएनएस उस तक पहुंच सकती है? बेहतरीन सवाल। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकती है। अच्छा। और यहीं पर बीएनएस का एक जबरदस्त फीचर सामने आता है, जिसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के हाथ अब देश की सीमाओं से भी लंबे हो गए हैं। सुनने में तो ये बहुत असरदार लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब हम किसी दूसरे देश में बैठे हैकर पर मुकदमा चला भी कैसे पाएंगे? ये सिर्फ कागज पर मजबूत दिखने वाला कानून तो नहीं। देखिए, सवाल बहुत वाजिब है। प्रोसिक्यूशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्रेडिशन की जरूरत पड़ेगी, जो एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस कानून का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये भारत को कानूनी तौर पर ये कहने का अधिकार देता है कि अगर तुम्हारा अपराध भारत को निशाना बनाता है तो तुम हमारी पहुंच से बाहर नहीं हो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐलान है। मतलब ये कानून सिर्फ देश के अंदर के अपराधियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो भारत या किसी भारतीय को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, इसने तो अपराध की परिभाषा को भौगोलिक सीमाओं से आजाद कर दिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बीएनएस को एक ग्लोबल और मॉडर्न कानून बनाता है, जो आज की डिजिटल दुनिया की हकीकत को समझता है, जहां अपराध करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। तो अगर धारा 1 कानून का दायरा तय करती है, तो धारा 2 वो उस भाषा को तय करती है जिसमें कानून बात करेगा। हाँ। हमारे रिसर्च में इसे कानून का डिक्शनरी या शब्दकोश कहा गया है, जिसमें 39 परिभाषाएं हैं। और ये परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं। कानून में हर शब्द का एक निश्चित मतलब होना चाहिए, वरना उसकी गलत व्याख्या हो सकती है। सही बात है। अस्पष्टता न्याय की सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ परिभाषाएं तो सीधी हैं, जैसे शिशु मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति। लेकिन एक परिभाषा ने मेरा ध्यान खींचा, और वो है लिंग की। अब कानून में ही शब्द का इस्तेमाल पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए किया जाएगा। ये देखने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन ये छोटा बदलाव नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ व्याकरण का सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा। ये पहली बार है कि कानून की सबसे बुनियादी किताब में ट्रांसजेंडर समुदाय को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
ये उन्हें कानूनी पहचान और गरिमा देता है। सही। ये दिखाता है कि कानून समाज के विकास के साथ खुद को बदल रहा है, सिर्फ सजा नहीं दे रहा, सम्मान भी दे रहा है। बिल्कुल। एक और परिभाषा है लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की। जी। मेरे दिमाग में तो हमेशा एक सरकारी अफसर की तस्वीर आती है। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन बीएनएस का दायरा तो बहुत बड़ा है। इसमें जज, कोर्ट के कर्मचारी, सेना के अधिकारी सब शामिल हैं। हाँ, और इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, अगर कोर्ट का कोई क्लर्क किसी केस की फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत लेता है, तो वो भी भ्रष्टाचार के उसी कानून के तहत आएगा जिसमें एक बड़ा अफसर आता है। ये जवाबदेही के जाल को बहुत बड़ा और मजबूत बनाता है। मतलब ये कहता है कि अगर आप जनता के काम से जुड़ी किसी भी कुर्सी पर हैं, तो आप जवाबदेह हैं। एकदम। और एक शब्द है बेईमानी यानी डिसऑनेस्टली। हम आम बोलचाल में तो इसे खूब इस्तेमाल करते हैं, पर कानून की नजर में इसका क्या मतलब है? कानून की नजर में बेईमानी का मतलब सिर्फ पैसा हड़पना नहीं है। इसका मतलब है किसी को गलत लाभ पहुंचाने या गलत हानि पहुंचाने का इरादा। अच्छा, इरादा। हाँ, ये इरादा या नियत शब्द बहुत जरूरी है। चोरी, धोखाधड़ी, चीटिंग जैसे कई बड़े अपराधों की नींव यही इरादा होता है। मतलब कानून आपके काम से ज्यादा आपकी नीयत को देखता है। बिल्कुल। अब उस परिभाषा पर आते हैं जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा अहम है, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। हमारे ज़हन में दस्तावेज का मतलब कागज होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि आपकी डिजिटल परछाई यानी आपका डिजिटल फुटप्रिंट अब कानूनी तौर पर उतना ही असली है जितना आपका फिजिकल फुटप्रिंट। वाह। हर व्हाट्सएप मैसेज, हर ईमेल, पेन ड्राइव में रखी हर फाइल एक संभावित सबूत है। इसने सबूत और गोपनीयता के बीच की रेखा को हमेशा के लिए बदल दिया है। मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता कि व्हाट्सएप पर दी गई धमकी तो बस हवा में गई बात थी। बिल्कुल नहीं कह सकता। वो एक पक्का सबूत है। वो व्हाट्सएप चैट अब एक पक्का कानूनी दस्तावेज है। ये न्याय प्रणाली को 21वीं सदी के लिए तैयार करता है, जहां ज्यादातर अपराधों के सुराग डिजिटल दुनिया में ही मिलते हैं। तो धारा 2 हमें कानून के शब्द सिखाती है, लेकिन कानून सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इरादों और सिद्धांतों पर चलता है। सही। और यही हमें धारा 3 पर लाता है, जो सिर्फ अपराधों के बारे में नहीं है, बल्कि अपराध के पीछे की सोच, उसकी फिलॉसफी के बारे में है। आपने इसे बहुत सही तरीके से रखा है। धारा 3 में आपराधिक कानून के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांत छिपे हैं। ये बीएनएस की आत्मा है एक तरह से। इसकी शुरुआत होती है साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन से। हमारे रिसर्च में एक उदाहरण है कि अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए हमलावर को चोट पहुंचाता है, तो वो अपराध नहीं है। ये तो आम समझ की बात लगती है। हाँ, लेकिन कानून इसे आम समझ पर नहीं छोड़ता, वो इसे लिखता है। अच्छा। धारा 3 कहती है कि बीएनएस में लिखा हर अपराध इन अपवादों के अधीन है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई काम अपराध नहीं है, या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का काम अपराध नहीं है। कानून कहता है कि हम सजा देने से पहले ये देखेंगे कि क्या वो काम इन विशेष परिस्थितियों में तो नहीं किया गया था। ये न्याय को कठोर होने से बचाता है और उसे मानवीय बनाता है। यहां मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। अगला सिद्धांत है सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन और संयुक्त दायित्व यानी जॉइंट लायबिलिटी। इसे लेकर एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए 3 लोग मिलकर किसी को लूटने की योजना बनाते हैं। एक बैंक के अंदर जाता है, दूसरा गाड़ी में इंतजार करता है, और तीसरा जो मास्टरमाइंड है वो घर पर बैठकर फोन पर निर्देश दे रहा है। ठीक है। तो क्या तीनों बराबर के दोषी हैं? हाँ, कानून की नजर में तीनों बराबर के दोषी हैं। यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। जिसने सिर्फ बाहर गाड़ी में इंतजार किया या जो घर पे बैठा था, उसने तो किसी को छुआ तक नहीं। उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस लुटेरे को जो बैंक के अंदर था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत और बहस का विषय है। कानून कहता है कि अगर किसी अपराध को करने का इरादा साझा था, कॉमन इंटेंशन था, तो सजा भी साझा होगी। आपकी भूमिका छोटी थी या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्शन पर नहीं, इरादे पर फोकस करता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत असल में उस काम पर नहीं, बल्कि उस योजना और उस साझेदारी पर हमला करता है। इसका मकसद संगठित अपराध की कमर तोड़ना है। ये कहता है कि मास्टरमाइंड, जो शायद घटनास्थल पर मौजूद भी ना हो, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि वो व्यक्ति जो असल में गोली चलाता है। मतलब ये कहना कि मैं तो सिर्फ पहरा दे रहा था या मुझे तो बस गाड़ी चलाने को कहा गया था, ये सब कोई बचाव नहीं है। कोई बचाव नहीं है।
ये सिद्धांत अपराध में सहयोग करने वालों को भी मुख्य अपराधी के बराबर खड़ा करता है। हमारे रिसर्च में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, अपराध में मौन सहमति भी अपराध है। वाह! अगर आपको पता है कि गलत हो रहा है और आप उस योजना का हिस्सा हैं, तो आप भी अपराधी हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा सिद्धांत है। अब धारा 3 के आखिरी लेकिन शायद सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं, कार्य और लोभ। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कभी-कभी कुछ न करना भी अपराध कैसे हो सकता है। ये कानूनी जवाबदेही का शायद सबसे गहरा पहलू है। कार्य का मतलब है कोई अवैध काम करना, जैसे चोरी करना। ये समझना आसान है। हाँ, लेकिन लोभ का मतलब है वो काम न करना जिसे करने की आपकी कानूनी जिम्मेदारी थी। इसका कोई उदाहरण देंगे तो समझने में आसानी होगी। हमारे रिसर्च में एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। अगर कोई माता पिता जानबूझकर अपने नवजात बच्चे को खाना न दे और उस वजह से बच्चे की मौत हो जाए, तो ये लोभ द्वारा की गई हत्या है। यहाँ उन्होंने फिजिकली कुछ किया नहीं, बल्कि वो नहीं किया जो उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी थी। मतलब कानून केवल हमारे कर्मों को नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारियों को भी देखता है। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? बीएनएस के पहले अध्याय की इन 3 धाराओं को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि ये कानून सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि क्या गलत है और उसकी सजा क्या है। बिल्कुल, ये उससे कहीं आगे जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कानून हमारे इरादों को तौलता है, जैसे बेईमानी में, हमारी साझा योजनाओं को पकड़ता है, जैसे सामान्य आशय में, और हमारी जिम्मेदारियों का हिसाब रखता है, जैसे लोभ में। हमारे रिसर्च का अंतिम निष्कर्ष बहुत सटीक है। न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी भी है। और बीएनएस का पहला अध्याय इसी जवाबदेही की नींव रखता है, चाहे वो डिजिटल दुनिया में सीमा पार बैठे अपराधी की हो या एक बच्चे के प्रति माता पिता की। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि हमने क्या किया, बल्कि ये भी देखता है कि हमें क्या करना चाहिए था। और यहीं पर हम आज की इस गहरी बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। जरूर। यह विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर कानूनी तौर पर कुछ न करना एक अपराध हो सकता है, जहां आपकी एक कानूनी जिम्मेदारी थी, तो समाज में हमारी रोजमर्रा की कौन सी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो भविष्य में कानूनी जांच के दायरे में आ सकती हैं?